हाय दोस्तों, मैं सभाजीत। माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्रिक के माध्यम से आज हम जानेंगे सी टेट में पूछा जाने वाला एसएसटी का जो टॉपिक है, प्रारंभिक समाज या आरंभिक मानव। जो इस महाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया करते थे और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया करते थे। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं व अवशेष मिलते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मध्य पाषाण युग जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजारों भी इस दौरान बनाए जाते रहे। नवपाषाण युग। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, एक चकमक पत्थर होता है जो सीरिया से लाया गया था। लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ पहले खेती और पशु पालते थे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया बुर्ज होम।
बुरझोम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों का लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों के पुरातात्विक को अनोखी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाद मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आज ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विक नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों को चारदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा है। कालीबंगा लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। 7000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुआ। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। कच्चे माल की खोज। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभव आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ भिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इस कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया ऋग्वेद की भाषा। प्राकृतिक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण मीन्स सुनना किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। महापाषाण। भीलाखंड महापाषाण बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्जे
बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन दक्षिण भारत के पूर्व भारत और कश्मीर प्रचलित थी। जनपद जनपद शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। पुरातत्व विद्वानों ने इस जनपदों के कई बस्तियों खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ में पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर जी खेड़ा इनमें से प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान और दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। दोस्तों, इन पुरातन स्थलों के कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग लिया करते थे। हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। 1/6 भाग का मतलब हुआ जैसे 10 में 100 में 60%, 10 में 6। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन के लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल को आसानी से जोता जा सकता था। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने लगे। धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। मगध गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र पटना को राजधानी बनाया गया है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बनाते रहेंगे वीडियो। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।